वैसे साहब ये एसआईआर का बवाल चारों तरफ देश में मचा हुआ है, विपक्ष हाहाकार मचा रहा है, सड़कों पर उतरा हुआ है। ये एसआईआर क्या है? जनता इसे बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं वो तो समझ रहे हैं, लेकिन जो आम पब्लिक है वो नहीं जान पा रही है एसआईआर है क्या। ये देखो, समझ तो सब रहे हैं, ऐसा नहीं है। आम जनता उसको आसान शब्दों में समझ रही है, वोटों की चोरी या वोटों की डकैती। क्यों? क्योंकि पिछले कई सालों से, हम 2019 से कह सकते हैं कि वोटों के डलने में और वोटों के बनने में एक बड़े लेवल पे धांधली देखने में मिली है, जिसकी एक्सप्लेनेशन राहुल गांधी जी ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें बड़े अच्छे तरीके से और बारीकी तरीके से और आसान से शब्दों में समझाया है कि किस तरह से कई ऐसे मकान थे जिनके पतों पर 200, 250, 500 ऐसे वोटर आईडी कार्ड सिर्फ एक मकान पे मिले हैं। कई ऐसे मकान नंबर हैं जिनके मकान नंबर 00 है। कई तो ऐसे बोगस वोटर हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जो अभी भी वोट डाल रहे हैं। और कई ऐसे जिंदा व्यक्ति हैं जिनको मृत दिखा के उनके वोट खत्म कर दिए गए हैं। और साथ ही एक और अनूठा मामला इसमें आया है कि कुछ नाम और कुछ वोटर ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में भी वोट डालते हैं, बिहार में भी वोट डालते हैं, जो मध्य प्रदेश में भी वोट डालते हैं, और जहां जहां चुनाव होता है उनका वहां वोटर लिस्ट में नाम पड़ जाता है। तो इसको हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि वोटों की डकैती हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है। और ये मामला इतना बड़ा है कि लाखों की संख्या में फर्जी वोट पाए जा रहे हैं, और इसी को लेके राहुल गांधी जी इतने आक्रोशित हैं, और इसी को लेके एक बहुत बड़ी मुहिम अब चल रही है। राहुल गांधी ने पहले तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी थी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए, तो एसआईआर के लिए तो लेकिन वो यात्रा कर यात्रा निकल रही है, बिल्कुल अच्छा सवाल किया है आपने। 17 तारीख से बिहार में वोट चोरी के खिलाफ, वोटों की डकैती के खिलाफ एक बहुत बड़ी यात्रा होगी, जो लगभग 18 जो महत्वपूर्ण जिले हैं बिहार के उनको कवर करेगी। और बिहार की जो भोली भाली जनता है, जो बिहार में हमने अभी जब जाति जनगणना हुई थी तो हमने ये देखा कि लगभग 64% तो पिछड़ा और अति पिछड़ा है, और टोटल 84% दलित और पिछड़े हैं। तो उन दलित और पिछड़ों को हम ये समझाने के लिए राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं कि आप अपने वोटों की निगरानी कीजिए, समूचा विपक्ष आपके साथ खड़ा है। और हमने देखा है कि 2 दिन पहले किस तरीके से जब संसद से निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग के कार्यालय तक सड़क यात्रा, सड़क पे पैदल मार्च करना था विपक्ष को और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना था, तो पैदल भी विपक्ष को नहीं चलने दिया। विपक्ष के जो नेता थे, जो सांसद थे, उन नेताओं को, सांसद को प्रधानमंत्री की पुलिस गाड़ियों में भर भर के ले गई, जिसमें कई सांसद बेचारे बेहोश हो गए, कुछ सांसदों को चोट लगी, कुछ महिलाएं मूर्छित होकर गिर गई। तो उससे आप देखो कि जब देश में विपक्ष के सांसद ही सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता तो खैर इस तानाशाह सरकार के खिलाफ कैसे आवाज उठा पाएगी। इन तमाम मुद्दों को जो दिल्ली में अभी पिछले 1 हफ्ते से घटनाक्रम चल रहा है, इनको लेके आगामी 17 तारीख से एक बहुत बड़ी यात्रा राहुल गांधी जी पूरे बिहार में शुरू कर रहे हैं। और ये यात्रा 17 तारीख से लेके 31 तारीख तक चलेगी, और इसमें हर जिले और हर शहर में जाकर वहां के वोटरों को समझाया जाएगा, वहां के वोटरों को सचेत किया जाएगा। जो बिहार का दलित है, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, और खास तौर से जो बिहार का युवा है, युवाओं को समझाया जाएगा कि कैसे वोट चोरी के जरिए आपकी सरकार, जिसे आप वोट देते हैं, उस सरकार को चुराया जा रहा है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। क्योंकि हमारी जब सरकार बनेगी तो वो युवाओं को रोजगार देगी। हमारी जब सरकार, 1 मिनट और लूंगा, हमारी जब सरकार बनेगी तो वो दलित और पिछड़ों को आबादी के हिसाब से उसका हक देगी। लेकिन जो मनवादी सरकार है, ये क्या देती है? पुल टूटते हैं इस सरकार में। इस सरकार में युवा नौकरी मांगता है तो युवाओं को लाठियां मिलती हैं। इस सरकार में अगर कोई वृद्धावस्था पेंशन मांगता है तो उसको दफ्तरों से खाली हाथ जाना पड़ता है। तो इस तरीके से जो सरकार का रवैया है वो तानाशाही रवैया है, और इस तानाशाही रवैये के और इस जो मोनोपोली है इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम राहुल गांधी जी शुरू कर रहे हैं। नेताजी सवाल ये है कि राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है वो तो साउथ इंडिया की विधानसभाएं हैं जिनका खुलासा किया, वीडियोज भी जारी की है।
लेकिन यात्रा जो होगी वो बिहार में होगी, तो ये चुनावी यात्रा होगी या फिर जागरूकता यात्रा? देखिए ऐसा है, बिहार में चुनाव होने वाला है तो बिहार के चुनाव को बीजेपी प्रभावित करना चाह रही है। अब वहां तो साउथ में कर्नाटक में हमारी सरकार थी तो हमें आंकड़े मिल गए। अभी इन लोगों ने क्या किया है कि जो डॉक्यूमेंट है उसकी पीडीएफ फाइल अब वेबसाइट से हटा दी है और स्कैन फाइल डाल दी है। स्कैन फाइल को कोई भी सॉफ्टवेयर रीड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कर्नाटक में हमारी सरकार थी तो वहां हमें इस आंकड़े को जुटाने में 6 महीने का समय लगा। तो अब सोचिए जहां पे हमारी सरकार नहीं है तो वहां तो ये आंकड़े हमें मिल ही नहीं सकते, जबकि चुनाव से संबंधित कोई भी आंकड़ा हो, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो या किसके वोट कहां बने हैं, किसने कहां वोट डाला है, किसके वोट कहां पड़ रहे हैं, किसके वोट कटे हैं, किसके नए वोट बने हैं, ये जानकारियां, तमाम जानकारियां पब्लिक डोमेन में रहनी चाहिए और ये जानकारियां सर्वसुलभ होनी चाहिए। भाई वोटर को भी अधिकार है जानने का कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे कितने वोट पड़े और किसको कितने वोट मिले, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या हमारे बूथ में कितने नए वोटर आए और कितने वोट काटे गए, ये हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने नियमों में परिवर्तन करके ये अधिकार आम जनता से और विपक्ष से छीन लिया है। इसी वजह से बिहार में इस जागरूकता अभियान को चलाना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से एसआईआर के जरिए बिहार में आनन फानन में वोटों की चोरी की गई, ये बताइए जब 10 साल में, पिछले 10 साल से ज्यादा का समय हो गया बिहार में आपकी सरकार है, लेकिन वहां आप वोट नहीं बनवा पाए, वहां तब तो आप वोटों की गिनती नहीं करवा पाए कि किसका वोट कहां है, किसका कहां नहीं है। आप एक महीने में इतनी सारी एक्सरसाइज आपने कैसे कर ली? जाहिर सी बात है आपकी मंशा में कोई खोट है, आपकी नीयत खराब है, आपकी नीतियां गलत है। और इसमें प्रभावित कौन हो रहा है? ज्यादातर दलित और अति पिछड़े वोटर इसमें प्रभावित हो रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान जो बहुजन वोटर है उसको हो रहा है। लेकिन बात ये समझ नहीं आ रही कि बिहार चुनाव है तो ये जागरूकता फैल रही है, ये सारे के सारे खुलासे हो रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी कहाँ थे, इससे पहले कांग्रेस कहाँ थी? चुनाव तो 2024 में 25 में सब हो चुके हैं। आपको नहीं जानकारी है, मुझे लग रहा है आप लोग भी अपनी याददाश्त को रिफ्रेश कर लेते हैं। जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस समय राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेकर पूरे देश में घूम रहे थे और उस संविधान की किताब का ही नतीजा है कि प्रधानमंत्री का जो विजयी रथ है वो रुका, 400 सीट तक नहीं पहुंच पाया, ये 240 पे आके रुक गए। अब सोचो अगर ये 400 पे होते, कहीं गलती से 400 पे पहुंच गए होते तो इस समय देश के हालात क्या होते? क्या विपक्ष को बोलने की भी आजादी होती? आज तो चलो विरोध प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है विपक्ष, लेकिन अगर ये क्लियर मेजोरिटी में होते तो ये तो विपक्ष को बोलने लायक नहीं रखते। हमें वो मंजर भी याद है कि कब 150 सांसद संसद से बाहर फेंक दिए गए थे। आपको याद होगा 2024 से पहले जब इस देश में संसदें चला करती थी तो सांसदों को सवाल करने पे संसद से बाहर फेंक दिया जाता था, उनको एक एक महीने के लिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती थी। आपको याद होगा राहुल गांधी जी से भी बंगला खाली करवा लिया गया था। तो जो विपक्ष की तानाशाही, विपक्ष के खिलाफ जो तानाशाही इस मौजूदा सरकार ने चला रखी है, तो उस कुचक्र को तोड़ने के लिए समूचा विपक्ष जब इकट्ठा हुआ तभी इनका जो कह सकते लगाम लगी है। अदरवाइज तो ये बिल्कुल तानाशाह हो गए थे, ये तो अपने आप को शहंशाह समझ रहे थे और शहंशाह की शहंशाही देख लीजिए, अभी भी ये सवालों के जवाब नहीं देते हैं, सवालों के जवाब देने से बचते फिरते हैं साहब। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनती जा रही है, इसलिए विपक्ष भी एकजुट नजर आ रहा है। देखिए ऐसा है, जनता के जो वाजिब सवाल है उन सवालों को उठाने के लिए विपक्ष को तो सड़क पे आना पड़ेगा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी जो समाजवादी विचारधारा के सबसे बड़े नेता रहे हैं, वो भी कहते हैं कि अगर विपक्ष सड़क पे नहीं आएगा, जनता सड़क पे नहीं आएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। और पिछले कुछ समय से यही हाल था, संसद मोनोपोली संसद के अंदर आ गई थी। जो सत्ताधारी दल है उसके अंदर सत्ता का अहंकार आ गया था। तो विपक्ष को तो सड़क पे रहना पड़ेगा, विपक्ष को लगातार सड़क पे रहना पड़ेगा और एकजुट होकर सड़क पे रहना पड़ेगा और बारंबार जनता के मुद्दों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो सरकार है वो संवेदनहीन हो चुकी है। सरकार जनता के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है,
सरकार दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, सरकार ट्रंप के सवाल पे जवाब नहीं दे पा रही है, टैरिफ लगाए उस पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये सीज फायर क्यों किया उस पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वोटों पे चोरी क्यों हो रही है उस पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, युवा रोजगार के लिए कहां जाए उस पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जवाब तो दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं पहले ईवीएम का रोना था, अब ये नई स्कीम निकाल कर लेकर आए। स्कीम हम कहां लेके आए हैं साहब, स्कीम तो आपकी स्कीम का हमने भांडाफोड़ किया, वो भी सिर्फ एक लोकसभा में। अब सोच लीजिए देश की 543 लोकसभा का डाटा जब बाहर आएगा तो प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता किसी को मुंह दिखाने लायक रहेंगे। 543 जो सीट है उन पर धांधली हुई है, तो फिर आप हिमाचल कैसे जीत गए, कर्नाटक कैसे जीत गए, कांग्रेस जिन जिन प्रदेशों में जीती है वो कैसे? देखिए जो वोटों में चोरी हुई है, जो हमारा उस दिन भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि कर्नाटक में जो हमारी एक्सरसाइज थी, जो हमारा अनुमान था वो ये था कि हमें 16 सीटें मिलनी चाहिए थी, जो ईमानदारी से, लेकिन हमें सीटें कितनी मिली? 9। तो जाहिर सी बात है कि 7 सीटों पे जरूरत से ज्यादा धांधली हुई। जो ये धांधली हो रही है इससे क्या हो रहा है कि जो कम मार्जिन से चुनाव जीतने वाले कैंडिडेट हैं वो हार रहे हैं। अब जैसे जयपुर ग्रामीण की एक सीट है जिसमें हमारी पार्टी के कैंडिडेट सिर्फ 1600 मतों से हारे, तो अगर वहां पे भी इस तरीके की स्क्रूटनी करी जाए तो हमें देखने को मिलेगा कि कम से कम मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, कम से कम 20-25 हजार वोटों की वहां पे आपको हेरा फेरी देखने को मिलेगी। सिर्फ एक लोकसभा में आप देखिए 1 लाख वोटों की हेरा फेरी थी, सिर्फ एक लोकसभा में। तो आप अंदाजा लगाओ ऐसी कितनी लोकसभाएं होंगी जहां लगभग 20,000 से 50,000 के वोटों की हेरा फेरी हुई होगी। कई तो उत्तर प्रदेश की ऐसी विधान लोकसभाएं हैं जिनको मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जहां पे बीजेपी ने धांधली की है, क्योंकि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको वोट नहीं डाले गए, उनकी कोई लहर नहीं थी। अब इसका देखो जवाब तो देखो सरकार को देना पड़ेगा, जवाब निर्वाचन आयोग को देना पड़ेगा। और इसमें एक सवाल और है जो मैं आपके जरिए सरकार से करना चाहता हूं कि जब सवाल निर्वाचन आयोग से हो रहा है, सवाल जब चुनाव आयोग से हो रहा है, तो बीजेपी के लोग दलीलें क्यों दे रहे हैं? चुनाव आयोग को जवाब देने दीजिए, आखिर बीजेपी के लोगों को तकलीफ क्यों है? हम तो चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं कि आप एक सरकारी संस्था है, आप एक स्वतंत्र संस्था है और आपके कार्य प्रणाली में यहां समस्याएं आई है, तो आप उन समस्याओं का जवाब दीजिए। लेकिन जवाब कौन दे रहा है? बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के सांसद और बीजेपी के मंत्री। तो इससे एक चीज तो साफ निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों के बीच में आपसी साठगांठ है, और इसी साठगांठ को तोड़ना, इस साठगांठ का पर्दाफाश करना ही एक जिम्मेदार विपक्ष का काम है। कि क्योंकि जब तक जिम्मेदार विपक्ष सरकार की और जो सरकारी एजेंसियां हैं इनकी साठगांठ का पर्दाफाश नहीं करेंगी, तब तक जनता को न्याय नहीं मिलेगा। आपके नेता, आपकी पार्टी और आपके शीर्ष नेतृत्व बता रहे हैं कि जो पीएम है वो फेक पीएम है, फर्जी जीते हैं। ये प्रधानमंत्री को इस तरीके से कहना तो गलत है। नहीं, अगर हमारी बातों में कहीं भी झूठ है तो उसकी जांच कीजिए, हमारे सवालों का जवाब दीजिए। हम तो सवाल कर रहे हैं और विपक्ष लोकतांत्रिक तरीके से सवाल कर सकता है, ये एक संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिया है, और इस मौलिक अधिकार के तहत हमें सवाल करना है और सरकार का काम है जवाब देना, क्योंकि ये परंपरा शुरू से चल रही है। 2014 से पहले भी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, तो उनको चूड़ियां तक भेजी जाती थी, लेकिन हमने कभी उस पर सवाल नहीं उठाए, क्योंकि विपक्ष का काम होता था सरकार से सवाल करना, और वही सवाल अब विपक्ष होने के नाते हम सरकार से कर रहे हैं। तो सरकार आखिर क्यों झुंझला रही है? सरकार आखिर क्यों बेचैन है? सरकार में बैठे हुए लोग आखिर क्यों परेशान है? सवाल हिमाचल पे क्यों नहीं हो रहा कांग्रेस की तरफ से? हिमाचल का जो वोट था वो सब फर्जी था, हिमाचल की सरकार फर्जी। हम तो ये कह रहे हैं कि आप पूरे देश की चेकिंग कर लीजिए ना, कहां कहां फर्जी वोटिंग हुई है। हमने तो चुनाव आयोग को स्वतंत्र छोड़ रखा है, चुनाव आयोग से हम सवाल, कांग्रेस जीती है वहां पर फर्जीवाड़ा क्यों नहीं नजर आ रहा? देखिए हम सवाल सरकार से कर रहे हैं, हम सवाल चुनाव आयोग से कर रहे हैं, तो जवाब उनको देने दीजिए। और अगर सरकार को ये लगता है कि हमारी जहां चुनी हुई सरकार थी वहां फर्जीवाड़ा है, तो वहां भी एविडेंस प्रस्तुत किए जाए। लेकिन अभी तो सरकार सत्ता में बीजेपी है, अभी चुनाव आयोग है,
चुनाव आयोग से सवाल हो रहे हैं तो जवाब उनको देना चुनाव होगा। आयोग तो जवाब देने को तैयार है, लेकिन नहीं नहीं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। एफिडेविट नहीं दे रहे ना। देखिए ऐसा है, ये तो घुमाने फिराने वाली बात है। एफिडेविट नहीं दे रहे, फिर कहेंगे जी बैंक का अकाउंट नंबर लेके आओ, फिर कहेंगे जी बैंक आप अपनी जमीन की फर्द लेके आओ, फिर कहेंगे जी 4 गारंटर लेके आओ। सीधा सीधा एक लोकतांत्रिक सवाल किया गया है और किसी ऐरे गहरे व्यक्ति ने नहीं किया, नेता विपक्ष ने सवाल किया है। तो नेता विपक्ष को जवाब देना चाहिए। जवाब ना देने के 50 कारण होते हैं। ठीक है, जनता फैसला करेगी कि आखिर ये वोट चोरी का मामला सही है या फिर बनाया हुआ मुद्दा है। कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद साहब।